हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वो सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए होंगे और आपसे सभी क्वेश्चन बन गए होंगे, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने पास कॉपी पेन और बुक लेकर के बैठे और वीडियो के साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द कैरी ओवर फैक्टर इन प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा प्रिज्मेटिक बीम का जिसका फार एंड हिंज्ड है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें कैरी ओवर फैक्टर पूछा था एक बीम का जिसमें हमारा जो एंड था वो फिक्स था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंड जो है वो हिंज है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब एंड फिक्स्ड होता है तो कैरी ओवर मोमेंट कितना होता है? अप्लाइड मोमेंट का हाफ। ठीक है, और जब जो एंड है वो हिंज होगा, ठीक है, जब फिक्स्ड होता है तो अप्लाइड मोमेंट का हाफ होता है कैरी ओवर मोमेंट, और जब हिंज होता है फार एंड तो कैरी ओवर मोमेंट कितना हो जाता है? ज़ीरो। ओके, तो और कैरी ओवर फैक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाई अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, अप्लाइड मोमेंट। ठीक, तो यहाँ कैरी ओवर मोमेंट ही जीरो है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ओके, तो क्या जाने हम लोग कि कैरी ओवर फैक्टर ऑफ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज, तो कितना होगा उसमें कैरी ओवर फैक्टर? जीरो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम through a unit angle without translation, the far end being simply supported is given by। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, जब हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ रहे थे क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा था कि अगर बीम कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से बीम हो, ठीक है, तो वहाँ यूनिट रोटेशन के लिए हम लोग एक मोमेंट लगाते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसके कारण कुछ इस तरीके से हमारा रोटेशन एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ थीटा की वैल्यू आती है तो नियर एंड पे कितना लगता है? ठीक है, अब देखिए फार एंड फिक्स्ड है तो नियर एंड पे कितना लगेगा? 4EI/L, और फार एंड पे कितना लग रहा था? 2EI/L। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि फार एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, मतलब हिंज्ड है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है हिंज के लिए कितना आता है मोमेंट की वैल्यू? हमारा मोमेंट की वैल्यू आती है 3EI/L। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब फार एंड फिक्स्ड हो तो रोटेशन की वैल्यू कितनी आती है नियर एंड पे? 4EI/L, और जब फार एंड हिंज हो तो नियर एंड पे रोटेशन की वैल्यू कितनी आती है? 3EI/L। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 3EI/L, 4EI/L, 2EI/L और EI/L, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3EI/L। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग फिक्स्ड। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फार एंड फिक्स होता है तो क्या होता है? 4EI/L, और हिंज होता है तो 3EI/L। पहले केस में हमसे क्या पूछा था? ये देखिए पहले केस में क्या बोला था कि फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड मतलब हिंज है, तो हमारा आंसर आया था 3EI/L। और 27 में क्या बोल रहा है कि फार एंड जो है, ये देखिए फार एंड हमारा क्या है? फिक्स है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4EI/L। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 28 नंबर का? इफ m इज एक्सटर्नल मोमेंट विच रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम विदाउट ट्रांसलेशन, फार एंड बीइंग फिक्स्ड, देन द मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फार एंड इज। ओके, ये कैरी ओवर मोमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक बीम है जिसका फार एंड क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 28 का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फार एंड क्या है? फिक्स्ड है। ये देखिए ये चीज़ याद रखनी है, फार एंड जो है फिक्स्ड है, तो हम लोगों ने एक बीम बना दिया जिसका फार एंड फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है? m इज़ एक्सटर्नल मोमेंट विच रोटेट द नियर एंड। ठीक है, तो नियर एंड इसको मानते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लग रहा है? हमारा एक मोमेंट लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिए।
ये क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया हम लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विदाउट ट्रांसलेशन देन द मोमेंट इंड्यूस इन द फार एंड इज, ठीक है। तो मोमेंट जो इंड्यूस्ड होगा फार एंड में उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा तो यहाँ भी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा, ठीक है। और कितना होगा, अगर यहाँ m लगेगा तो यहाँ कितना लगेगा, हाफ ऑफ मोमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा है कि फार एंड फिक्स्ड होता है तो कितना लगता है, मोमेंट का हाफ, ओके। तो ये देखिए, अब अगर यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता इस डायरेक्शन में तो यहाँ का मोमेंट भी क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है। और वैल्यू क्या रहती, सेम, तो डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हाफ इन सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट दिया है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। और थर्ड क्या दिया है, द स्ट्रक्चर बीइंग एनालाइज्ड फॉर इफेक्ट ऑफ सपोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दे दिया है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला दूसरा करेक्ट होगा, दूसरा तीसरा करेक्ट होगा, या सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था एक सुपरपोजिशन का क्वेश्चन, तो ठीक है। तो थ्योरम क्या होता है मैंने बता दिया है, सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कि इस तरीके से अगर सेम लोड लग रहे होते हैं तो उनके कारण, देखिए अगर एक साथ लोड लगाते हैं तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आता है उसका वैल्यू अगर अलग अलग लोड लगाएंगे, ठीक है, W1 को अलग लगाए और W2 को अलग लगाए, सेपरेटली लोडिंग किए, और उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगी दोनों के डिफ्लेक्शन को जोड़ देंगे तो एक साथ लगने वाला डिफ्लेक्शन और अलग अलग लोड लगाने के कारण लगने वाला डिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, ओके। और हम लोगों ने इसकी लिमिटेशन क्या पढ़ी थी कि मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ, मतलब मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, और लोड और डिफ्लेक्शन के बीच लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ही बोल रहा है मटेरियल डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और कोई लिमिटेशन उसकी नहीं देखी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। सिर्फ यही वाला जो स्टेटमेंट है द मटेरियल डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ, यही वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ओके। तो ये वाला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन, ठीक। अब देखिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट जे इज डेल आई जे एंड डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट आई इज डेल जे आई, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ठीक, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये है हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे, ठीक। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंडीशन क्या होते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक बीम है, ठीक है। ये हमारा बीम दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 यूनिट फोर्स लगे हैं। कौन कौन से, एक लगा है आई, एक लगा है जे, ठीक है। ये हमारा आई है और ये हमारा जे है, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट है। अब पहले लाइन में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू यूनिट फोर्स जे, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट है आई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं जे पर, कोऑर्डिनेट जे पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कारण हमारा कोऑर्डिनेट आई पर डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, डेल आई जे, ओके। फिर बोल रहा है कि एंड डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट आई इज जे आई। तो अब क्या बोल रहा है सेकेंड लाइन में कि हमारा जो कोऑर्डिनेट जे है यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जब फोर्स लग रहा है हमारा कोऑर्डिनेट आई पर, तो उसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कि डेल जे आई बोल रहा है, ओके। तो अब देखिए हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग जब कुछ भी मैट्रिक्स बनाते हैं, चाहे स्टिफनेस हो या फ्लेक्सिबिलिटी, मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, डेल 1 1, डेल 1 2, डेल 2 1 और डेल 2 2, ठीक है। अब देखिए इन सब का मतलब क्या होता है, डेल 1 1 का मतलब क्या होगा, फोर्स अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 1, देखिए डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1 व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल 1 1, ठीक है। सेकंड डेल 1 2 क्या होता है, इफ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 1 एंड डिस्प्लेसमेंट एट
कोऑर्डिनेट 2। ओके, उसके बाद क्या होता है, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 2 एंड डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1, फिर del 2 का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2 व्हेन लोड इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 2। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या होता है, हम लोगों ने मैट्रिक्स में देखा था कि ये वाला जो डायगोनल होता है हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा तभी हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोली थी, जो हमारा ये वाला जो डेल की वैल्यू आती है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दिया है, डेल आई जे, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन होता तो हमारा क्या आता, del 1 2 इज इक्वल टू del 2 1। ओके, तो सेम चीज़ देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है del आई जे इज इक्वल टू del जे आई, और दिया है del आई जे इज़ ग्रेटर देन del जे आई, del आई जे इज़ लेस देन del जे आई, और del आई जे इज़ नॉट इक्वल टू del जे आई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या समझे हम लोग, del 1 2 इज इक्वल टू del 2 1। ठीक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 का ए। ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप एक बार मैट्रिक्स के जो मैंने वीडियो डाले हैं, मैट्रिक्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो डाला है मैट्रिक्स के टॉपिक के ऊपर, उसे आप एक बार देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैंने वहाँ एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज हैव अ डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो ये है हमारा ILD का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने देखा था ILD के क्वेश्चन में, जब हम ILD बनाते थे तो क्या करते थे, इसके ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। हम लोग इस तरीके से बनाते थे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती थी, AB/L। ठीक है, कैसे बनाते थे, मान लीजिए कोई एक बीम दिया हुआ रहता था हमें। ठीक है, और बोलता था कि सेक्शन C है, ये AB और ये सेक्शन C है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी B है। ठीक है, तो हम लोग इसके जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाते थे, कुछ इस तरीके से AB/L। ठीक है, ये A इंटू B डिवाइडेड बाई L। ओके, तो यहाँ कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, हमारा लेंथ ही आ रहा है। ठीक है, A हमारा लेंथ है, B भी लेंथ है और L भी लेंथ है। ठीक है, तो क्या आ जाता हमारा, अगर इसको इनके यूनिट्स को रखते तो क्या आ जाता, मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, ये कट किए तो आंसर हमारा क्या आता था, मीटर। ठीक है, और मीटर किसकी, ये देखिए इन चारों ऑप्शन में मीटर किसका यूनिट होता, लेंथ का यूनिट होता। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, B। ओके, अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, द इफ वन एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम AB with fixed end is given a transverse displacement del without any rotation. Okay, then the transverse reaction at A or B due to displacement is। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये असल में हमारा क्या है, ये जब हम लोग ट्रांसवर्स स्टिफनेस देखते थे, ठीक है, ट्रांसवर्स स्टिफनेस के बारे में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर का ये क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रिज्मेटिक बीम। ओके, बार बार हर क्वेश्चन में ये आ रहा है वर्ड प्रिज्मेटिक बीम। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई हम लोग बीम लेते हैं, ठीक है, अगर उस बीम में थ्रू आउट द लेंथ, उसका मतलब यहाँ से ये दो लेंथ है। ठीक है, ये बीम है, इसमें दो लेंथ है, ये हो गया A, ये मान लीजिए ये हो गया B। ठीक है, दोनों जगह फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की उसकी वैल्यू या I की वैल्यू अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक बीम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक उसके लेंथ में I की इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या I की वैल्यू इस तरीके से होती है और दूसरे एंड पे बोल देता कि 2I है। ठीक है, तो वो बीम दिखता कैसे हमें, कुछ इस तरीके के बीम हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, यहाँ I होता, यहाँ 2I होता, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक बीम। ठीक है, अगर थ्रू आउट द लेंथ उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यू जो है सेम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक बीम। ठीक है, और अगर थ्रू आउट द लेंथ उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक बीम। ओके, चलिए अब देखते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने ट्रांसवर्स स्टिफनेस में पढ़ा था कि अगर बोथ हैंड फिक्स्ड है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमारा बीम का बोथ हैंड फिक्स्ड है और हम लोगों ने इसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है,
ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट आ गया, डेल की वैल्यू आ गई 1, ये एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया इस बीम को, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये देखिए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डेल विथआउट एनी रोटेशन, ठीक। मैंने पहले ही बताया कि ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वाला केस है, ट्रांसवर्स स्टिफनेस में हम लोग पढ़ते थे इसको, ठीक है। देन द ट्रांसवर्स रिएक्शन एट ए और बी ड्यू टू, तो यहाँ एक फोर्स लगेगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 12 EI डेल अपॉन एल क्यूब, ओके। और सेम ये हो गया हमारा बी पोर्शन और ये हो गया ए पोर्शन। तो अगर यहाँ से हमारा कितना लग रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हम लोग लोड कैसे लगाए, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसे काउंटर करने के लिए, अब जब इसके कारण क्या आता है, एक मोमेंट आता इस लोड के कारण, वो कैसा आता, क्लॉकवाइज आता, उसकी वैल्यू क्या हो जाती 6EI डेल अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ अगर एक मोमेंट आता है, ठीक है, तो यहाँ भी मोमेंट आता उसका, ठीक है। कितना, अब देखिए ये आ जाता, ठीक है, इसके कारण यहाँ मोमेंट कितना आ जाता 6EI डेल अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ क्या आता, लोड लगता वो नीचे की ओर लगता काउंटर करने के लिए, ओके। अब ये मोमेंट आ रहा है, अब देखिए ये बीम को घुमा रहा है कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मोमेंट लग रहा है, ये देखिए ये फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ये बीम को कैसे घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फोर्स इस मोमेंट को काउंटर करता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाती वैल्यू 12EI अपॉन एल क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, 6EI बाई डेल अपॉन एल स्क्वायर, 6EI डेल अपॉन एल क्यूब, 12EI डेल अपॉन एल स्क्वायर और 12EI डेल अपॉन एल क्यूब। तो ये देखिए हम लोगों ने ये केस पढ़ा, कितना आता है फोर्स का वैल्यू 12EI डेल अपॉन एल क्यूब। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ओके। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इफ द सिंकिंग ऑफ सपोर्ट of a fixed beam causes the beam rotate in clockwise direction, then the moment induced at the both end of the beam will be, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्स स्टिफनेस या ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वाला केस जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसा ही केस है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम है, वो बोल रहा है कि सिंक हो रहा है, ठीक है। सिंक होने का मतलब वही है कि वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऐसा डिस्प्लेस हुआ है कि जो हमारा रोटेट कैसा हो रहा है, बीम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बीम जो सिंक हुआ था, ये देखिए तो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। ये देखिए ये बीम कैसे रोटेट हो रहा था, ऊपर गया तो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो किस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, जब वो सिंक नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ये नीचे की ओर हम लोग उसे सिंक कर दिए, ठीक। अब देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा था तो मोमेंट हमारा कैसा लगा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या लग रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये देखिए नीचे की ओर सिंक हुआ, ये बीम है, मान लीजिए फिक्स बीम है, ये नीचे की ओर सिंक हुआ, तो कैसा रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो यहाँ हमारा जो मोमेंट इंड्यूस होगा उसे बैलेंस करने के लिए वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, ठीक। और इस एंड पे भी कैसा मोमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा इस एंड पे भी, ठीक है। कुछ इस तरीके का मोमेंट आएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन हमारा दिया है कि मोमेंट इंड्यूस एट द बोथ एंड ऑफ द बीम विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड of equal magnitude in clockwise direction, of different magnitude opposite direction and equal magnitude opposite direction of and of different magnitude, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि वो सिंक हुआ, कैसा सिंक होने के लिए बोल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे सिंक कराना पड़ेगा। अब जब नीचे सिंक होगा तो उसे बैलेंस करने के लिए मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, बोथ हैंड पे लगेगा, और मैग्नीट्यूड कैसा होगा, दोनों का सेम होगा, ओके। मतलब दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो ये देखिए हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स बीम ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज टेकन एज, ठीक है। तो एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम बोल रहा है, ठीक है।
हम लोगों को कॉलम एनालॉजी मेथड में एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम क्या होता है फिक्स बीम के लिए, जिसका स्पान है L और फ्लेक्चरल रिजिडिटी है I। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से स्पान है, बीम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें उसका लेंथ क्या है L और उसकी डेप्थ है EI। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आएगा हमारा 1/EI आएगा। ठीक है, इसका ये अब बोल रहा है कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ है L और विड्थ कितनी है 1/EI, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा L/EI। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा आंसर A। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी अप टू विच कॉलम एनालॉजी मेथड कैन बी यूज्ड। ठीक है, बोल रहा है कि कितना डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी होना चाहिए एनालॉगस कॉलम मेथड के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा B। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ यूनिट लोड एट जॉइंट इन। ठीक, क्या बोल रहा है कि हमें डिफ्लेक्शन चाहिए किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो हम फ्रेम में उसे डिफ्लेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए यूनिट लोड कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, 36 क्या बोल रहा है कि ये एक फ्रेम है। ठीक है, मान लीजिए ये एक फ्रेम है। अब बोल रहा है कि इसमें मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने के लिए मैं किस जॉइंट पे लोड लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूँ, जिसे हम लेटरल लोड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरा डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी इसमें फ्रेम में मैं एक वर्टिकल लोड लगाता हूँ, तो मेरा डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, लोड के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम लोड लगाएंगे उस डायरेक्शन में हमें हमारा डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या लेटरल डायरेक्शन में लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा, लेटरल डायरेक्शन में। वर्टिकल लगाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा, लोड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ यूनिट लोड एट अ जॉइंट इन द डायरेक्शन इन विच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड होगा उस डायरेक्शन में हम यूनिट लोड अपना लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये जितना मैंने क्वेश्चन समझाया है वो सारे समझ आए होंगे। अब आप घर में बना करके देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आकर के आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 37 से लेकर के आगे के हम क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।